बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबिन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। अडयाला के हवाले से अगर खबरों की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कमर मेकन से ज़्यादा ऑथेंटिक खबरें किसी के पास होंगी। एक तो इस व्लॉग में गुज़िश्ता रात जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की जो तफसीलात उन्होंने पेश की हैं, एक तो इस व्लॉग में उस पर कमर से ही बात करेंगे और दूसरा अडयाला जेल से इमरान खान की परसों कुछ खबरें चली कि इमरान खान को शायद किसी जो है वो सेफ प्लेस में मुंतकिल कर दिया गया है। कितनी सदाकत है उसमें, और गुज़िश्ता रात एक इजलास हुआ है, उस इजलास के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक इजलास हुआ है, उस रिहाई के हवाले से भी कमर से ही जो है वो जानेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ऑपरेशन शुरू किया गया पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। गुज़िश्ता रात DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात जो पेश की। साथ ही साथ उन्होंने एक इंडियन पायलट की कुछ खबरें चल रही थी कि एक इंडियन पायलट शायद पाकिस्तान की तहवीर में है, उन्होंने उसकी तरतीब की है और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है। कमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया और तकरीबन 12 घंटे से भी कम में भारत वो ऑपरेशन 12 घंटे से भी कम बर्दाश्त नहीं कर सका। तो एक तो ये कि उस ऑपरेशन को आप कैसे एनालिसिस करेंगे, दूसरा ये है कि गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रात को DGISPR में, उसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबीन आपको और तमाम लोगों को ना डिजिटल दहशतगर्दों से साइबर वॉरियर्स तक का सफ़र मुबारक हो। थैंक यू। ये अच्छा है, खुशाइंद है। हमारे अपने फासले जितने कम होने चाहिए उतना अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ अवामी राय का एहतराम भी उतना ही ज़रूरी है। तमाम इदारों के लिए, ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक बेसिक वजह है पाकिस्तान के अंदर तकसीम की, इसको ख़त्म होना चाहिए। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह अवाम ने अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट किया जंग के दौरान, इसी तरह फ्यूचर में अफवाज पाकिस्तान अवामी राय का भी एहतराम करेगी। इसी ख्वाहिश के साथ अब आगे चलते हैं। मामला कुछ यूँ हुआ है कि एक तो DGISPR साहब ने बहुत ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी है और बाकी जो दो चीफ्स बैठे हुए थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मामला सिर्फ ये है कि भारत आखिर घुटने टेकने पर मजबूर क्यों हुआ। तो सीधा सीधा चीजें मैं दो तीन आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हुआ कुछ यूं कि भारत बार बार हमला किए जा रहा था, उसको ये था कि भाई पाकिस्तान अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, लड़ाई है और हम इससे फायदा उठाते हैं और हम तमाम तर मुआहदे अपने जो है मुअत्तल करके नए मुआहदों पर पाकिस्तान को मजबूर कर लेंगे। मोदी का नजरिया था कि सबसे पहले मैं कश्मीर वाला जो मामला है वो खत्म करूंगा, उसका यानी स्पेशल स्टेटस जो 370 उन्होंने खत्म करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। ये मोदी की तकरीरों में है PM बनने से पहले। उसके बाद दूसरा उसका सबसे बड़ा जो टारगेट था वो सिंध ताश मुआहदा था, वो ये पानी थे जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना था। वो उन्होंने पहलगाम वाकया को बेस बनाकर, पहले पुलवामा को बेस बनाकर उन्होंने कश्मीर वाला किया, पहलगाम को बेस बनाकर ये करना चाहते थे। बट इस दफा ऐसा नहीं था। इस दफा पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बड़ी जबरदस्त मजीद की हुई थी। पहले भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिला था। अब वो उन्होंने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अब ये मोदी का जो एग्रेशन था ना, ये अब घुटनों पर कैसे झुकने पर मजबूर हो गया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक दोस्त मुल्क की मदद से एक ऐसा हथियार मौजूद था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना कही जाएं तो अच्छी हैं, बट ऐसा हथियार, ऐसा सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि इंडिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स, राफेल समेत ब्राह्मोस जबरदूस हो गए एक किस्म के, वो बिल्कुल नाकारा हो गए। वो मतलब आप समझे कि उड़ते भी तो पाकिस्तान के कंट्रोल में होते, कि उनको जहां जिस तरह से जितना हिट करना होता पाकिस्तान हिट कर सकता था। और पाकिस्तान ने फिर उस रात मिसाइलों से हमला किया और फिर JF-17 थंडर गए, आराम से उन्होंने S-400 तबाह किए और पाकिस्तान में वापस आ गए। इस दौरान इंडिया के तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, तमाम कोड्स, ईच एंड एवरी थिंग पाकिस्तान के कंट्रोल में थी और पाकिस्तान को एक्सपोज हो चुकी थी। तो इंडिया तब जाकर घुटने टेकने पर मजबूर हुआ कि अगर ये जंग आगे जारी रही तो अब इनको हमारा सब कुछ पता चल चुका है, हम नहीं लड़ सकेंगे। इसलिए वो गया अमेरिका के पास और वहां जाकर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को कहा कि आप इस जो जंग बंदी है उस पर जो है अपना किरदार अदा करें। हालांकि अमेरिका भी उससे पहले कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का अपना मसला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर अमेरिका को क्या हुआ ऐसा
कि वो कहते हैं ना हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कि वो फिर पाकिस्तान को कहने पर मजबूर हुआ कि भाई आप रुक जाए। जाहिर है पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, वो मजीद जंग नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि इस खत्ते में उसकी वजह से अमन तबाह हो। भारत हमेशा से ये इल्जामात लगाता आ रहा है। तो उसके बाद फिर भारत की जो अकड़ है वो मट्टी में मिल गई और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, वो जो तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, कोड्स थे, वो तमाम की तमाम तर चीजें थी ना बड़े से बड़े हथियारों की, वो तमाम की तमाम भारत को, इंडिया को रीराइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सब कुछ हमारे पास है और वो रीराइट करते उनको सालों लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कई साल तक अब दोबारा कम से कम ऐसी कोई हरकत भारत नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है कि अपनी शराइत पर पानी भी खुलवाएं, सेंतास मुआहदा भी बहाल करवाएं और कश्मीर के मामले के ऊपर भी भारत को टेबल पे लाएं। इससे अच्छा मौका दोबारा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अच्छा कमर, फेक न्यूज पर भी थोड़ी सी बात मैं करूंगी। आपकी बात से मुझे याद आ गया, भारत ने, आपको याद होगा कि परसों कहा कि गुजरात पर हमला हो गया और वो फुटेजेस उन्होंने चलाई और वो आग वहां पर अच्छी खासी थी। सुबह डीडब्ल्यू ने एक स्टोरी ब्रेक की है और उस स्टोरी में ये है कि जो फुटेजेस भारत जारी कर रहा था और जो फुटेजेस भारत की मीडिया ने चलाई है और उसी में मेरा ख्याल है पूरी ट्रांसमिशन भारत की जानिब से की गई है, वो वीडियो भारत ही के शहर मुंबई में गुज़िश्ता हफ्ते एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसकी थी। फेक न्यूज पे जानते हैं, बासित साहब ये कहते हैं कि जो भारत ने जो है वो इस 3 से 4 दिनों के दौरान फेक न्यूज का वो रिकॉर्ड कायम किया कि भारत का नाम इस वक्त फेक न्यूज के हिसाब से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, तो फेक न्यूज के हवाले से आप, अच्छा, मुझे अपना मीडिया बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं उनको देख रहा था, तो जो हमें, जिसमें हम नुक्ते निकालते होते थे, जाहिर है खामियां सब में हैं, अभी भी होंगी, लेकिन इंडिया के मीडिया को देख के मुझे अपना मीडिया इतना जिम्मेदार महसूस हो रहा था। मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया उससे अच्छा है। अच्छा, दूसरा आपने फेक न्यूज से मुझे याद है इमरान खान के हवाले से बातें हो रही थी कि जो शिफ्ट कर दिया, वो बिल्कुल फेक न्यूज थी, गलत खबर थी। और जब ये खबर फैलाएगी, मेरे ख्याल में उस वक्त इमरान खान साहब अडयाला जेल में थे और उनकी कॉफी का टाइम था, वो अपनी कॉफी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि जिस मीटिंग का हवाला मैंने अपनी वीडियो में भी दिया है कि जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से हुई है, अगर उस मीटिंग में कोई पेशरफ होती आगे जाकर तो फिर उनको शिफ्ट किया जा सकता था। ये बिल्कुल एंड पे था और कुछ घंटों में ये चीजें डेवलप हुई हैं। और यहाँ पे मैं आपको रखूंगी, एक तो फेक जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से है कि पेरोल पर रिहाई के लिए पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल थी, वो अभी मेरा नहीं ख्याल शायद समाअत के मुकर्रर हुई है, मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, वो उस पिटीशन के ऊपर उसी दिन हमने वीडियो की थी और हमने कानूनी नुकात के साथ बताया था अवाम को कि भाई ये गंडापुर साहब ने दायर तो कर दी है, ये काबिल समाअत ही नहीं हो सकती। उसमें उसके 2 बेसिक वजूहात थे। एक तो पैरोल पर रिहाई के लिए फैमिली रुजू कर सकती है, वो बंदा खुद जो बाहर आना चाहता है वो रुजू कर सकता है या उसके वकला कर सकते हैं। तो गंडापुर साहब ना उनके वकील थे, ना फैमिली थी, ना किसी किस्म का और कोई, वो एज अ पार्टी मेंबर उन्होंने की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उठा के बाहर फेंक दी। वो एक गलत मूव सा नहीं होना चाहिए था। इससे उल्टा तहरीक इंसाफ का कमजोर मैसेज गया है कि जी ये माफी मांग रहे हैं हमसे, देखें ये कह रहे हैं हमारे लीडर को बाहर निकाले। उससे अच्छा ये होता कि हुकूमत कहती कि हम एपीसी बुला रहे हैं और गुडविल के तौर पर एज ए गुड जेस्चर हम इमरान खान को बुलाना चाहते हैं, आप दरख्वास्त दायर करें पैरोल के ऊपर, और फिर दरख्वास्त आती और फिर बात होती। वो ज्यादा अच्छा आपने अपनी ऑडियंस को इजलास के हवाले से बता दिया, जरा मेरी भी ऑडियंस है थोड़ी बहुत। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जनाब, ये एक बड़ी अहम मीटिंग थी। इसमें तकरीबन मैं यूं कहूंगा कि 6 लोग बड़े अहम थे। 1 2 3 4 5 6 लोग बड़े अहम थे, बाकी भी कुछ लोग, नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज थी, राना सनाउल्लाह थे और 2 भाई थे। अब ये 2 भाई कौन थे? हैं 2 भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो मौजूद थे। तो ये जनाब जब सारा मीटिंग वगैरह हुई तो इमरान खान को रिहा करने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का प्रपोजल था कि इमरान खान को अब रिहा करना चाहिए। एक मुल्क की सलामती का मसला है, सबको इकट्ठा करना है मुल्क की मफाद के लिए, और माजरत खाऊं कि सबसे बड़ा मौका भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी दी है कुदरत ने हमें फेस सेविंग के लिए भी। क्योंकि अगर इमरान खान को अब रिहा कर दिया जाता तो इमरान खान पे भी तनकीद कम होती कि भाई तुम जेल से बाहर क्यों आ गए हो। दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि मुल्क की सलामती थी, ये मसला था भी सही, ये अपॉर्चुनिटी थी। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि किसी ने मौके से फायदा उठाना था, ये अपॉर्चुनिटी थी दोनों के पास। राना सनाउल्लाह ने जब ये कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, इससे शहबाज शरीफ साहब ने इसके साथ उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा इस पर खामोश रही। मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब इस पर जनाब बोल पड़े
और दो भाइयों में इस से पे जो, बोले। हाँ, दो भाइयों में से जो छोटा भाई था वो भी कहने लगे कि ये बिल्कुल हमारे तमाम रिपोर्ट्स, तमाम एनालिसिस, तमाम जो सर्वे हैं वो यही कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम कि हम इमरान खान को एज ए गुड जेस्चर बाहर लेकर आए। हमारे अंदर जो तकसीम है वो खत्म हो जाएगी। इस वक्त हम हालत जंग में, तो हमें अवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जिस पर बड़े भाई ने कहा कि नहीं भाई, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हम कर लेंगे, हम आप, उन्होंने भी मना कर दिया। अब ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी दो भाई हैं, वो भी दो भाई थे। तो बड़े भाई जो हैं वो नहीं माने, छोटे भाई मान गए, मरीम नवाज खामोश रही, नवाज शरीफ नहीं माने और शहबाज शरीफ मान गए, और राना सनाउल्लाह साहब का प्रपोजल था। तो तनासुब आप निकाल लेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी सूरत भी इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा। जब ये उन्होंने कहा ना, तो फिर तमाम लोग ज़ाहिर है वहां पर जो बैठे थे वो खामोश हो गए, उससे ज्यादा फिर आगे बात नहीं चली। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा भी यही चाहती थी, क्योंकि उनके वालिद ने जब ये कह दिया और उससे पहले भी वो खामोश थे, उसके बाद भी, तो उनकी रजामंदी नवाज शरीफ साहब की का पॉइंट ऑफ व्यू ही समझा जाना चाहिए। तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में जो यही अपना नुक्ता समझते हुए खामोश रही होंगी कि नवाज शरीफ ने जो कह दिया वो ठीक है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी सूरत इमरान खान को हम बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, मुल्क में चार जंग की सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब का मुजफ्फरनगर बयान नहीं देखिए आया, लेकिन यहाँ बड़े इमरान खान भाई, की रिहाई पर एतराज। यहाँ बड़े भाई हाँ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ बड़े भाई, और दूसरी तरफ से बड़े भाई, ओके। वो दोनों इस नुक्ते पर बड़े वो तो क्लियर थे कि बेइज्जत। भाई हमने नहीं निकालना भाई। अच्छा, क्या डर है इमरान खान से? मेरे ख्याल में, मैं एक आपको बात बताऊं, इमरान खान अगर बाहर आ जाता ना, तो जंग जीतनी तो हमने थी, क्योंकि जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है कि पूरा सिस्टम भारत का हमारे सामने एक्सपोज हो गया था, जिस पर डर के उसने माफी मांग के हमारे साथ जंगबंदी का मुतालबा किया। अब उसने हारना तो था ही। अब इनको ये लगा होगा कि भाई क्रेडिट जो है ना वो इमरान खान को चला जाएगा। सियासत में क्रेडिट का बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। दूसरा फिर जिद और अना भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसान में जिद और अना नहीं होनी चाहिए। जिद और अना जब आ जाती है तो बहुत सारे मामलात, रिलेशंस, मुल्की सलामती के मसाइल वो तबाह हो जाते हैं जब अना बीच में आ जाती है। तो मेरे ख्याल में अना सबसे बड़ी वजूहात में से इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। कमर की बातें आपने सुनी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।